हमेशा से श्रोता रहे हैं, उनको पता है ये चंद्रशेखर व्याख्यान की तीसरी कड़ी है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले 1997 के बाद से लगातार हर साल हम अपने दोस्त चंद्रशेखर की याद में उसके जन्मदिन पे, आज 20 सितंबर है, आज चंद्रशेखर का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पे हमने इस व्याख्यान की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत हमने चंद्रशेखर स्मृति व्याख्यान से शुरू किया था, लेकिन पटना की जो ये रिपब्लिक है उसने इसको इस तरह से इसका स्वागत किया, इस तरह से इसको स्वीकार किया कि वो आगे चलकर चंद्रशेखर व्याख्यान के नाम से प्रचलित हुआ और अब ये पुनश्च का चंद्रशेखर व्याख्यान के नाम से आपके सामने हर साल प्रस्तुत होता आ रहा है। आप देख रहे हैं ये इसकी तीसरी कड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 29 सालों से लगातार ये व्याख्यान हम पटना के अपने साथियों, अपने दोस्तों, बुद्धिजीवियों के बीच ये करते चले आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्याख्यान की आज की इस कड़ी में सबसे पहले आप सब की तरफ से आज के जो हमारे वक्ता हैं आलोक राय जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और आप सभी श्रोताओं का आज के इस व्याख्यान में हम खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है, आमतौर से हम कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो विमर्श हमारे बीच चल रहा है उसको लेकर के हम आपसे मुखातिब हों, आपसे बातचीत करें, और इसीलिए इस तरह के विषय का हम चुनाव करते हैं। हमारा कोई अपनी तरफ से कोई आग्रह नहीं होता है। हम जब वक्ता से बातचीत करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज जो विमर्श चल रहा है उससे संबंधित वो कोई अपनी तरफ से टॉपिक दें, उस पर बातचीत वो रखें हमारे बीच। आज के इस आयोजन के लिए हर साल हमारे दोस्त अपूर्वानंद, चंद्रशेखर के दोस्त अपूर्वानंद, जो पहले जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो दिल्ली से आते हैं इसी आयोजन के लिए हर साल। हम उनको यहाँ बुलाने के पहले अपने जो आज के हमारे मेहमान हैं आलोक राय जी से गुजारिश करेंगे कि वो मंच पे तशरीफ ले आए। आलोक राय। मैं अपूर्वानंद से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, और साथ ही हमारे आज के वक्ता आलोक राय जी का और आज का जो विषय है इसका परिचय हम आपसे वो करवाएं। अपूर्वानंद। आज के व्याख्यान के पहले हम सब आज दोपहर में हमें एक बहुत दुखद समाचार मिला। पटना के सांस्कृतिक जगत के लोगों के लिए वो बहुत ही दुखद समाचार। एक समर्थ बढ़ती हुई अभिनेत्री, पत्रकार, और हमारे बीच भी हमारे परिचित कवि कन्हैया जी भी हमारे मित्र सुमन शरण बेटी, स्वयं एक पत्रकार, अभिनेत्री इति शरण का आज निधन हो गया दिल्ली में बीमारी के बाद। बोलते आकस्मिक आघात हम सारे लोग अपनी तरफ से सुमन शरण को सारे परिवारों में संवेदना भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं
वो हिम्मत मिले, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हम सबसे अनुरोध करते हैं कि 1 मिनट खेती किया। बताया कि 1997 से हर साल 20 सितंबर को हम मिलते हैं। इस सभा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 1997 से ही इस मौके पर एक दूसरे से मिलते रहे हैं। बहुत सारे चेहरे हैं जो नए हैं, जो बदलते रहे हैं। और मौका है चंद्रशेखर के जन्मदिन का। चंद्रशेखर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। चंद्रशेखर उस वक्त 1997 में 31 मार्च को जब उनकी हत्या हुई सिवान में, उस वक्त एक नौजवान CPI-ML के नेता के रूप में उनकी पहचान बिहार में बन गई। उसके पहले वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जाने गए, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे। हम सारे लोग जो पटना के हैं और बिहार के हैं, हम चंद्रशेखर को एक संस्कृति कर्मी के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काफी पहले से, यानी 80 के दशक से जानते रहे हैं और उनके साथ हमने काम किया। सिवान के रहने वाले थे चंद्रशेखर, और उनकी पढ़ाई सैनिक स्कूल तिलैया में हुई थी और उसके बाद वे नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए। वहां से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर पटना लौटे थे और फिर सिवान DAV कॉलेज में राजनीति शास्त्र में उन्होंने दाखिला लिया था स्नातक स्तर पर। राजनीति शास्त्र में ही उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से MA किया और उसके बाद वे दिल्ली चले गए। उसके पहले, यानी NDA से लौटने के बाद और सिवान DAV कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ही वे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में सक्रिय हुए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में सक्रिय हुए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय हुए। सिवान में रहते हुए उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में काम किया, लगभग पूरा वक्त की कार्यकर्ता के रूप। वे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की बिहार राज्य इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। यहां से दिल्ली जाने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की सदस्यता ली, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में शामिल हुए और जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चंद्रशेखर के मित्रों की संख्या पटना में है, काफी दिल्ली में है और पूरे भारत में है। चंद्रशेखर की हत्या 31 मार्च 1997 को हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उसकी शख्सियत को देखते हुए इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन था कि चंद्रशेखर के साथ हिंसा को जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर मुस्कुराता रहता हो और जिसे आप कह सकते हैं कि वह सरापा दोस्ती ही था, उसके अलावा कुछ नहीं। जो उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी थे, वे भी चंद्रशेखर को मित्र के रूप में ही देखते। तो चंद्रशेखर की हत्या सिवान में जिस तरह हुई थी, वह इसका प्रमाण था कि भारतीय जनतंत्र में किसी भी असहमति की आवाज को किस तरह खामोश किया जा सकता। सिवान में उस वक्त वो माहौल था कि वहां राजनीतिक रूप से जिनका दबदबा था, उसके किसी भी विरोधी को बोलने की आजादी नहीं। और चंद्रशेखर इसी हिंसा की राजनीति और हिंसा की संस्कृति के शिकार हुए।
आज एक दूसरे ढंग से वह पूरी संस्कृति पूरी भारतीय राजनीति पर हावी है। और श्री सिवान में जो कुछ हुआ 1997 में या 90 के दशक के सिवान को अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि अब पूरा भारत एक प्रकार से उस सिवान में तब्दील हो गया, जहां किसी भी विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हम सारे लोग जब 20 सितंबर को मिलते हैं तो हम उस आवाज को जिंदा रखने की कोशिश करें। चंद्रशेखर की जो फिक्रें थी, जो जनतांत्रिक चिंताएं थी, उन चिंताओं के इर्द गिर्द हम बातचीत करें। 1997 से लगातार हर वर्ष हमारे मित्र आते हैं और अपने चुनाव के विषय पर बात करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा वे विषय उस व्यापक जनतांत्रिक चिंता के दायरे में है जो चंद्रशेखर की थी और जिसकी हिफाजत करते हुए, जिसके लिए काम करते हुए चंद्रशेखर का कत्ल कर दिया गया। तो हमारा फर्ज एक तरह से इस तरह की कोशिशों के जरिए उस दायरे को बढ़ाते जाना है जिसे हम जनतांत्रिक दायरा है, और यह कोशिश करना है कि इस तरह की बातचीत की जगह समाज में और बने और बढ़े, जहां हम एक दूसरे को सुन सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे से असहमति भी जाहिर कर सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। यही जमहूरियत है, यही जनता है। आज का यह व्याख्यान हिंदी राष्ट्रवाद के सफर पर है और व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच आलोक राय हैं। आलोक राय से जो पढ़ने लिखने वाले हैं सब परिचित हैं। उनकी मशहूर किताब है जो कोई 2 दशक पहले आई थी, हिंदी नेशनल आलोक है, और जब आई थी तो उस वक्त से दबाव डालते डालते आलोक जी पर ये है हिंदी नेशनलिज्म, तो इसे हिंदी में तो आना चाहिए। आखिरकार रफ्ता रफ्ता वो हिंदी में पहुंच गए, हिंदी राष्ट्रवाद। लेकिन जो किताब आई उसमें आलोक जी की जिद थी कि अब आगे इस चर्चा को बढ़ना चाहिए, इसलिए ये किताब सिर्फ उनकी नहीं है। हिंदी राष्ट्रवाद पर जो आगे बहस हुई है वह भी उस किताब में शामिल है, या जो चिंता है। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हिंदी राष्ट्रवाद की जो यह यात्रा है इस पर अपनी बात करें, और वे इसके लिए सहर्ष तैयार हुए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और बिना और वक्त लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात कहें। जो लोग इस व्याख्यान में आते रहे हैं उनको पता है, जो पहली बार आए हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि पहले ये पूरा व्याख्यान होगा और उसके बाद सवाल जवाब के लिए हमारे पास वक्त होगा। तो आप व्याख्यान सुने। आलोक। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और दावत दी कि मैं आपके साथ चैन से बातचीत करूं। ये भी बता दूं आपको कि आप चैन से बैठ जाइए, लाइट चला रख के, क्योंकि हमने तो घंटे 2 घंटे की मोहलत मिली है शायद बोलने, तो फुर्सत से बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं चंद्रशेखर को मैं नहीं जानता था। मैं बहुतों को जानता हूँ जो कि चंद्रशेखर को जानते। मैंने चंद्रशेखर के बारे में सुना है, तारीफ सुनी है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं खुद नहीं जानता था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, जेएनयू के दोस्तों से मैंने बात की। मैंने बताया कि मैं पटना जा रहा हूँ और ये हम सामने इसको और करीब, ठीक। अच्छा, अगर ज्यादा जोर से बोलने लगे तो बता दीजिएगा किसका हुआ, ठीक है। तो मैंने अपने जेएनयू के दोस्तों से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ पटना और ये चंद्रशेखर की आपने श्रृंखला है इसमें बोलने के लिए। तो ये 2 हमारे मित्रों ने बताया कि उन्होंने चंद्रशेखर को बतौर विद्यार्थी जाना, और जाहिर है कि बहुत स्नेह से उन्होंने याद किया और बहुत तारीफ, है ना। तो हम खैर इस बहाने ही जुड़ सके इस प्रयास से,
कि यानी कि कोई भी अच्छा काम 30 साल तक चलता रहे, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। इसलिए ये अपने आप में प्रयास सराहनीय है और हम अपने आप खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इस बहाने चंद्रशेखर की याद से, परंपरा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब रही बात, तो ये जब बात हुई हमारी, हाँ, हम बहुत तपाक से राजी हो गए थे जबकि अपूर्वानंद ने फोन किया कि कंप्रेशन देने के लिए, तो हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए, और सोचा नहीं सर आ गए। अब विषय क्या, तो हिंदी के मसले पे बात करें। और हिंदी का मसला क्या, क्योंकि मैं उस वक्त हिंदुस्तान से बाहर था, इसलिए मैं इस बात से अपरिचित था कि उस वक्त ये राष्ट्रभाषा को लेके कि हिंदी राष्ट्रभाषा तमिलनाडु फलाना ठिकाना में होनी चाहिए, उसको लेके यहाँ पे हल्ला मच रहा था, हमें खबर नहीं थी। तो हमने कहा भाई हिंदी का मसला कुछ सोचेंगे, हिंदी का मसला कुछ होगा जरूर, है ना। हालांकि हम सोच नहीं पाते हिंदी का मसला आखिर क्या होगा। हिंदी मेरी नजर में हिंदी एक हसीन जबान है, इसमें मतलब हम खेलते कूदते हैं, तरह तरह की धाराओं से बनी है, ये तरह तरह के क्लासिकल सोर्सेस से बनती बढ़ती रही है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने तरह तरह से इसके साथ खेल खिलवाड़ किया जा सकता है कि इसमें मसला बनने की कौन सी बात है। आखिर ये क्या है, ये इस फिर सोचने लगे जाए हैं, और राष्ट्रवाद को लेकर किताब भी लिखी थी कि हमने सोचा कि शायद कुछ इसी से जुड़ा हुआ मामला होगा। तो बात शुरू कहाँ करें, हम सोच रहे थे कि जैसे हमने अभी कहा कि ये एक हसीन जबान है ना। तो ये इस समस्या यही से शुरू हो जाती है कि एक जबान है भी या नहीं है, एक है, दो है, कई हैं, भाषा समूह है। भाषा समूह कहने में भी दिक्कत होती है कि भाषा समूह का मतलब होता है कई 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 चीजें हैं जो कि अपने आप में यूनिट्स हैं, और उनको बन के समूह बनता है, इसलिए भाषा समूह भी कहना मुश्किल है। फिर टटोलने लगे हम कि भाई इसके लिए उचित वर्णन क्या हो सकता है। तो जो फिर अंग्रेजी में जो हमने पाया वो ये कि इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि ये हिंदी इज ए लिंग्विस्टिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के वो हिंदी में कैसे कहते हैं हमें नहीं आता, है ना, सो बता देना हमको, ठीक है। लेकिन ये कि हिंदी जो है ये अपने आप में यूनिट्स में नहीं बटती है, इसमें जैसे ये कहना मुश्किल है कि कहाँ कौन सी चीज शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। यानी कि हिंदी की अपनी प्रकृति और हिंदी की अपनी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो रिजिड, हार्ड, सख्त बाउंड्रीज के ख्याल के खिलाफ था। ये कहना कि भाई यहाँ पे भोजपुर तक आते आते हिंदी खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता है, या यहाँ इधर आइए अगर पश्चिम में चलिए तो लखनऊ तक तो शायद हम मान लेंगे, लेकिन उसके बहुत आगे हिंदी मानते हैं, वहां कुछ जात पात कुछ बोला करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी लेकिन वास्तव में हिंदी का जो स्पेक्ट्रम है वो लिमिट्स आसानी से स्वीकार नहीं करता, और इसलिए हिंदी की अपनी जो प्रकृति है वो उन लोगों को कुछ नागवार सी लगती है जिन्हें की लिमिट्स का होना, हार्ड लिमिट्स का और हार्ड बाउंड्रीज का होना जरूरी लगता है। यानी कि ये तय तो हो, वरना पट्टीदारी का झगड़ा ही होता रहेगा, भाई आपकी सीमा यहाँ तक है, इसके आगे हमारा शुरू हो जाता है। तो भाषा को लेके पट्टीदारी हिंदी में करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए हिंदी की जो अपनी प्रकृति है ये एक खास तरह के लोगों को नागवार लगती है। ये लोग किस तरह के हैं, इसका एक इशारा इस बात से मिल जाता है कि लोग घुसपैठियों से दिक्कत है, और भाषा एक ऐसी चीज है जिसमें घुसपैठिए ही घुसपैठिए है। अगर हिंदी के बारे में सोचेंगे तो हिंदी में घुसपैठिए ही है, कोई यहाँ से घुसा कोई वहां से घुसा,
कोई यहाँ से आ गया, कोई वहां से आ गया, कोई टपक पड़ा, कोई से आ गया। तो इसलिए एक खास तरह की मानसिकता है जिससे कि हिंदी की प्रकृति से दिक्कत है, आज है, हिस्टोरिकली रही है, और हमें लगता है कि बनी रहेगी। यानी कि ये जो झगड़ा है कि हम लोगों को करते ही रहना पड़ेगा। यानी कि हमने किताब 20 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी वो मसला ही बना हुआ है। यानी कि बात फिर भी कहना जरूरी रहता है कि भाई कुछ तो है। तो इसलिए ये, हालांकि इन्होंने जो जो हमको शीर्षक दिया है, ये बहुत अच्छा राष्ट्रवाद के सफर का शीर्षक दिया है, लेकिन हमारा अपना वर्किंग टाइटल बना दें। हमारा वर्किंग टाइटल था हिंदी के बहाने, और हिंदी के बहाने से कई तरह के इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, तो हमारा वर्किंग टाइटल हिंदी के बहाने समझ, ठीक है। तो ये है। तो सवाल ये है कि अगर बात सिर्फ, यानी मात्र नहीं, मात्र सिर्फ बहस भाषा की होती तो कोई बात ही नहीं, दिक्कत क्या है? आप भी बोलिए, फिर बोलते हैं, जो मना है वो बोलिए, क्या रखता है? यानी कि तमाम हिंदी के अनेक रूप सब चलता है, और चलता ही है, चलता ही रहा है। हिंदी हमारे अपने भाषाई इतिहास इसी तरह से हिंदी बढ़ी है कि यहाँ जहाँ गए लोग, उन्होंने बोला, कुछ अपनाया, कुछ अपना लगाया, है ना, और हिंदी बढ़ती चली गई। वो जो हिंदुस्तान बनता गया और हिंदी बनती गई उसके साथ साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी मसला है, और मसला है तो क्या? यानी कि हिंदी का कुछ संबंध जो है वो जाहिर है अन्य चीजों से है, और इसकी पहचान सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से तब मिलती है जब हम संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखते हैं कि वहां राजेंद्र बाबू बेचारे अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र बाबू लगे हुए थे कि भाई मामला सुलझता चले, थैले में संविधान भरते चले, एक दिन संविधान तैयार हो जाएगा हमारा। और हर बार जब भाषा का मसला उठे तो बात निकल जाए, वहां जो जूतम पैदार, फौरन जूतम पैदार शुरू हो जाती थी कि भाई ये तो हमारी बात मानो, वरना। तो होता था कि, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट अगर आप देखें तो हर बार ये होता था कि राजेंद्र बाबू यही कहते थे कि भैया अच्छा अभी इसको टाल दो, चलो अभी फिर देखेंगे, अभी और कोई निबट लेवा साथ, फिर भाषा को लेकर आएंगे। यानी कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी वक्त जाके हिंदी पे बात हुई, और हिंदी पे बात हुई तो जम के झगड़ा हुआ, और वो बात फिर भी अधूरी थी। यानी कि ये हुआ कि भाई चलो 15 साल तक के लिए एक फॉर्मूला निकाला है कि 15 साल तक रहेगा, उसके बाद फिर से मसला खोला जाएगा। जहां 15 साल हुए पूरे, 15 साल पूरे हुए भी नहीं थे और झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि फिर अच्छा पी की बोल रहे हैं तो ये, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी जो है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके जो हिंदी को झगड़े हो रहे थे, जाहिर है कि ये जाहिर है लंबा इतिहास है, पूरा अभी बखानने की का वक्त नहीं है, है ना। लेकिन वो स्पष्ट था कि सिर्फ बात भाषा की नहीं है, बात कुछ और जाहिर है वो बात क्या है यही समझने की सारी कोशिश है, क्योंकि वही हर बार आड़े आती है। वरना दिक्कत क्या है? अगर हम बात कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं तो ये पर्याप्त है। अगर इसके अलावा भी कुछ है, अगर कोई और आग्रह इसमें निहित है, तो वो समझा दीजिए हमको, क्योंकि हमारी सारी कोशिश यही है वो समझने की क्या है माजरा है क्या। तो ये जाहिर है कि ये समझना कि जो हिंदी में जो बात अटक रही है वो सिर्फ
सिर्फ बाहरी नहीं, यानी कि ये वो उत्तर भारत में चल रही है, दक्षिण भारत में नहीं चल रही, यहाँ नहीं आई वहां नहीं, कि इन भाषा से में जो समस्या है वो सिर्फ समर्थन और विरोधियों के लिए, दोनों के लिए भाषा में जो बात फंसती है वो सिर्फ सतही नहीं है, कोई जाहिर है कोई गहरी बात है इसमें, एक ज्यादा व्यापक पॉलिटिक्स, ज्यादा व्यापक राजनीति, जिसका की ताल्लुक सिर्फ भाषा से नहीं है। कहीं और भी कुछ मामले हिंदी के साथ जुड़े हुए आते हैं और उनको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको नहीं हम समझेंगे तब तक हिंदी अपने राज खोलती नहीं है। हिंदी का मसला अपने राज नहीं खोलेगा, है ना? तो यानी कि इसमें क्या क्या, यानी इस हिंदी में क्या क्या उलझा हुआ है ये समझना जरूरी है। और ये समझना जरूरी, कतई जरूरी हम हिंदी प्रदेश वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि हम लोगों का संबंध अपनी भाषा से जाहिर बहुत भोला सा है, यानी कि हम इसमें कौन सी दिक्कत कैसी हो सकती किसी को के हिंदी मान्य है, सब लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं हिंदी हिंदुस्तान भर में मान्य होनी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं लोग तो भाई अड़ियल है और उनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन जाहिर बात यहाँ जाके खत्म नहीं होगी। इसलिए ये खास तौर से हम लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि हिंदी के मामले में क्या फंस रहा है, क्या रुकावट कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, तो सारी मतलब हमारी सारी कोशिश जो है वो ये करने में वगैरह वगैरह लिखते पढ़ते रहते हैं, यही रही है कि इसको समझने की कोशिश करें, समझाने, पहले तो समझने की कोशिश करें और फिर समझाने की कोशिश करें कि आखिर क्या है जो कि हिंदी के सवाल से जुड़ा हुआ है। वरना निहायत भोली सी बात है कि भाई ज्यादा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोली गई है, ज्यादातर हिंदुस्तान में समझी जाती है, उसको लेके क्या मुश्किल है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके जब भी भाषा का मसला आया है लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जान दी है, और अगर जान देने के लिए तैयार है तो कुछ तो मामला है जो कि अटक रहा है। तो यही समझने की कोशिश मैं जिंदगी करता ही रहा हूँ और मुझे लगता है करता रहूंगा। तो आप मतलब इसको समझने के लिए शायद जरूरी है कि थोड़ा सा मैं आगे पीछे होऊंगा तो कुछ माफ कीजिएगा कि एक तो ये कि हिंदियां अनेक है, ये कम से कम खासतौर पर बिहार में तो इसको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी हिंदी कुछ है और हमारी कुछ और है ना। इसलिए हिंदियां अनेक हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मानकता का आग्रह कि मानक हिंदी क्या है, और जाहिर है कि मानक कौन निर्धारित करेगा और मानक निर्धारण करने की जरूरत क्यों पड़ती। तो ये जो मानक हिंदी का जो आविष्कार है, मैंने उसी पे काम करने की कोशिश की, है ना, कि वरना तो हिंदी को हमारी या और किसी की जरूरत नहीं थी। हिंदी अपने आप से सदियों से अपने आप बन रही है, बढ़ रही है, पनप रही है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको हमारी आपकी जरूरत कतई नहीं। अगर ये मानक हिंदी का आग्रह जो कि कई 19वीं सदी से शुरू होता है, और इसके कारण कुछ टेक्नोलॉजिकल है, सिर्फ अगर प्रिंटिंग होनी है तो स्पेलिंग कैसी होएगी, टेक्स्ट बननी है तो कैसी बनेगी वगैरह, इसलिए मानकता का आग्रह कुछ आधुनिकता के साथ आता है ना। लेकिन उसके साथ और उसमें निहित एक तरह की पॉलिटिक्स आ जाती है, क्योंकि वरना हिंदियां तमाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप
टेक्स्ट बुक बनाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि बच्चों को सही हिंदी सिखाई जाए, तो फिर सवाल उठता है कि भाई अगर सही हिंदी सिखानी है तो क्या सिखाओ, इसलिए टेक्स्ट बुक क्या बनेगी। तो है ना, इसलिए इस ये जो है ये मानक हिंदी के आविष्कार है, और इस आविष्कार में जो अंतर्निहित पॉलिटिक्स है उसी को समझने की कोशिश में करता रहा हूं, और मुझे लगता है कि करता ही रहूंगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स आसानी से खत्म नहीं होने वाली है ना। तो सवाल ये है कि ये जो मानक हिंदी है इसका इतिहास, ये जो तथाकथित संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है ना, ये जो कि आप भी क्लास में पढ़ाते होंगे, ये शायद नहीं पढ़ाते हो लेकिन संगीत साथी तो पढ़ाते ही होंगे क्लास में, हिंदी जो है वो संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है। ये ज्येष्ठ पुत्री, ये संबंध, ये फैमिली ट्री कहाँ से आ रहा है ना, कि ये जो इतिहास है इसको समझना जरूरी है, इसकी ऐतिहासिकता समझनी जरूरी है। यानी सिर्फ ये कि इतिहास है इसमें, ये नहीं, लेकिन ये कि इसमें किस तरह का इतिहास है, किस तरह का आग्रह है हिंदी बनाने में। तो इसलिए हमने अपनी किताब में अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी यही किया है कि एक सामान्य हमारी आज की हिंदी जिसमें कि हम ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना, उर्दू फारसी संस्कृत फंडित सब मिला मिलकर बात करते रहते हैं, या एक मानक हिंदी है, और वो मानक हिंदी है वो जो कि टेक्स्ट बुक में पाई जा रही है ना, और एक मानकता का जो आग्रह है ये तो ये हिंदी, और जिसको कि हम अपनी किताब में हिंदी कोटेशन मार्क्स करते हैं, एक हिंदी है और एक हिंदी है। ये जो हिंदी है इसमें कौन सी राजनीति निहित है, इसमें कौन सा आग्रह निहित है, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कतई समझना जरूरी है। और अगर इसको नहीं समझते हैं तो ये पूरे वक्त हम सामान्य हमारी आपकी रोजमर्रा की हिंदी और हिंदी के बीच में झूलते रहते हैं, कभी कुछ, और क्योंकि दोनों कुछ एक से लगते हैं, कान को सुनने में एक से लगते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम क्या बात कर रहे हैं, या ये कि दिक्कत है तो कहाँ आ रही है ये। ठीक है, तो ये हम अगर आप अब इजाजत दें, हालांकि मैंने किताब लिखी, लेकिन शायद अगर कुछ लोगों ने किताब पढ़ी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बातें जो कि लिख चुका हूँ वो शायद फिर से बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो एक आपको कार्टून वर्जन अपने आर्ग्यूमेंट का दे देता हूँ। उसके बाद फिर हमें लगता है कि सवाल जवाब का भी कुछ टाइम रहेगा, तो जाहिर है और बातें स्पष्ट हो कर जो कार्टून वर्जन है, यानी देखिए, एक तो ये कि ये हम बात सिर्फ हिंदी की नहीं करते हैं, न हिंदी सबसे इसके मूल में जो बात है तो हिंदी आंदोलन जो है उसको समझने की जरूरत है, और वो भी सबसे पहले हिंदी नहीं, लिपि आंदोलन, नागरी आंदोलन। ठीक है, तो यानी नागरी आंदोलन जो कि फिर हिंदी आंदोलन बन जाता है, और फिर वो आंदोलन की आंदोलनी जो चरित्र है वो जैसे छुप जाता है, वो ज्येष्ठ पुत्री हो जाती है। ये जो पॉलिटिक्स है इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर हम उजागर नहीं करते हैं तो ये बात सारी की सारी बिल्कुल कटमट रहता है। यानी कि ये जरूरी है कि ये जो इसकी जो हिस्टोरिसिटी है, इसमें जो खेल चल रहा है उसको समझा जाए। तो मोटे तौर पर कहानी 19वीं सदी के मध्य से शुरू होती है, 1857
पोस्ट 1857, यानी सर चार्ल्स वुड का एजुकेशन डिस्पैच है 1854, ठीक है, जिसमें कि आधुनिक एजुकेशन का क्या प्रारूप होगा वो सब लेट डाउन है। उसमें ये था कि उत्तर भारत में NWP, बिहार थोड़ा सा अलग आता है, बिहार बंगाल में आ जाता है, जैसे बिहार की कहानी थोड़ी फर्क है, ठीक है। तो ये कि NWP में दो एजुकेशन स्ट्रीम थे मोटी तौर पर, वर्नाक्यूलर स्ट्रीम, अंग्रेजी वाला छोड़िए वो तो अलग, दो वर्नाक्यूलर स्ट्रीम्स, एक था जो कि उर्दू, फारसी, उर्दू खत वगैरह वगैरह, ये वाला स्ट्रीम था, और दूसरा स्ट्रीम वो था जिसमें कि कुछ हिंदी, कुछ संस्कृत वगैरह वगैरह। शहरी लोग अमूमन उर्दू फारसी वाले थे, उर्दू फारसी वाले शिक्षा धारा के थे, और गांव में रूरल कंस्टिट्यूएंसीज वो थी हिंदी धारा वाली, ठीक है। तो ये अपने आप में एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी, अपने आप में बिल्कुल प्रॉब्लम इसमें निहित थी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो खैर हुआ, क्योंकि जो शहरी स्ट्रीम था, जाहिर है कि क्यों जाहिर है इसमें आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे ये कि इसके मूल में तो जो सवाल था वो नौकरियों का था, एम्प्लॉयमेंट का सवाल था। वो हिंदुस्तान में आज ही नहीं, हमेशा से पिछले 150 साल से कम से कम यही रहा है कि नौकरियों का क्या होगा, कि नौकरियां काफी नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। इसका संबंध सीधे सीधे उससे था, एम्प्लॉयमेंट से था। और एम्प्लॉयमेंट ये था कि एम्प्लॉयमेंट प्रायः जो उर्दू खत जो लोग जानते थे उनके हाथ में सीधी था, यानी इसलिए जो मालवीय जी का जो मेमोरेंडम है मशहूर, जिसपे के फिर बात जाके अटकी फंस गई और फिर जिसपे कि निर्णय हुआ, वो सीधे सीधे नागरी लिपि की नागरी लिपि मान्य होनी चाहिए, बस वह देखना कि उनकी कोर्ट कचहरी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, भाषा का सवाल नहीं, भाषा का जिक्र ही नहीं था, जिक्र सिर्फ और सिर्फ लिपि का था कि नागरी लिपि मान्य होनी चाहिए, क्योंकि एक नया तबका तैयार हो गया था 1857 और उसके बाद का तबका, ठीक है। और मैं गदर और गदर के बाद की पॉलिटिक्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक तरह की क्लास जो थी वो उसका प्रभाव घटता है और एक नया क्लास उभरता है जो कि गांव वाला है, ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय है और गांव से संबंध रखता है, उसका प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। और ये वो तबका है जो कि इस डिमांड को पुश कर रहा है कि नागरी लिपि भी कोर्ट कचहरी के काम में मान्य होनी चाहिए। इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी, बहुत बड़ा डिमांड नहीं था, ठीक है। जाहिर है इस छोटा सा डिमांड था, ये जाहिर है जो तब का जो सत्ताधारी वर्ग था उसे ये डिमांड कतई नागवार कि जिस चीज पे उनका एक अधिकार था, यानी कि कोर्ट कचहरी का काम, वो कोर्ट कचहरी का काम किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार वो नहीं थे और इसलिए उसका रेजिस्टेंस होता है। तो वो बार यानी कि 1857 के बाद से 2, 3, 4 बार मेमोरेंडम पेश किया जाता है, सरकार मान लो नागरिक लिपि मान लो, सरकार का अभी नहीं।
बार बार ये होता है, और ये आखिरी बार तो होता है हंटर कमीशन में होता है। हंटर कमीशन 1870 वाले हंटर कमीशन में होता है, जबकि ये बात होती है कि भारतीय पहुंचते हैं, और भारतीय तो पहुंचते हैं और कहते हैं कि मतलब कि यानी नागरिक नीति मान ली जाए, और ये इसकी अपनी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स इसकी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई अगर नाटक लिखता का दबाव मत आता, क्योंकि भारतेंदु तो वहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो नागरी लिपि है इस ये मान्य होनी चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि जब मतलब कि जब लाला जी भी अपनी पत्नी को जब खत लिखते हैं तो वो नागरी में ही लिखते हैं, लेकिन सरकारी काम में सिर्फ उर्दू खत चलेगा, यही उनका उनका आग्रह है। तो भारतीय तो ये कह रहे हैं, और हंटर कमीशन में सर सैयद जो है वो कमीशन की तरफ बैठे, और सर सैयद डब्ल्यू हंटर कमीशन वाले को समझा देते हैं कि ये देखिए ये मामला जरा बहुत सेंसिटिव है, और गदर अभी होके चुकी है, 1857 वाली गदर अभी होके चुकी है, इस चक्कर में न पड़िए आप, क्योंकि अगर आदमी देखिए कुछ कारतूस हारतूस को लेके आपने कुछ छेड़छाड़ किया तो देखिए ये तो गदर मत गया है, अब इसमें आप हाथ मत लगाइए, ये मामला जो है बेहद पॉलिटिकल है। तो हंटर कमीशन जो है वो फौरन बैक हो जाते हैं, नहीं इसमें ये मामला अभी नहीं, फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कोई सबका कोई छोटा सा चुटकुला, कोई चुटकुला नहीं है, थोड़ी सी दो लाइन कोई छापता है, हंटर ने जो हंटर मारा दिल टूट गया हमारा, है ना। तो हंटर ने जो हंटर मारा तो दिल टूट गया हमारा, तो ये हुआ था। ये लेकिन बार बार 1857 के बाद से ये बार बार ये डिमांड आती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सरकार के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, कि भाई नागरिक मान, नागरी में भी पिटिशन लोग दे सके, ठीक है। जाहिर है इसका 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 सीधा सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट से रहता है, और फिर कहानी थोड़ी सी आप ये घंटे 2 घंटे बोलने का था। हाँ, तो बोलता अच्छा मामला फंसा हुआ है, यानी कि हर बार आता है बात अटक जाती है, क्योंकि जो 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 क्लास पे बैठा हुआ है सत्ताधारी वो समझा देता सरकार के, ताकि इसमें हाथ मत डाल दिया, इसमें हाथ मत डालिए। इस बीच ये होता है कि यूपी में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाते, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकडॉनल्ड, और वो कहां से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ वो यहाँ पे थे, और यहाँ पे उनको समझाया गया था, यहाँ पे उनको उर्दू वालों ने समझा दिया था कि देखिए ये हमारी नफीस जबान तो हमारी है, ये कहाँ आई बनिया बक्कालों की भाषा में आज चिपके हुए हैं, हम हैं पायदार लोग, तो हम हैं, हमारी बात सुनिए। तो मैकडॉनल्ड जो है उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आती है, इसलिए जब वो लखनऊ पहुंचते हैं तो वो नागरी वालों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, कि मैकडॉनल्ड से जब बात कही जाती है, जो बात हंटर नहीं माने, उसके पहले म्योर एक थे वो नहीं माने, और कोई नहीं मान रहा था, मैकडॉनल्ड को जब बात समझाई जाती है तो वो फौरन मान जाते हैं, और वो मान जाते हैं, और नागरिक को भी रिकमेंडेशन करते हैं कि नागरिक को मान्यता दी जाए कोर्ट कचहरी के काम में, महज इतना बस समझिए। ये हम जब आज की दृष्टि से जब भाषाई आंदोलन को देखते हैं, और देखते हैं कि भाषाई आंदोलन ने कितना व्यापक रूप लिया और कितना व्यापक राजनीतिक रूप लिया, यानी कि भाषा तक सीमित नहीं है, फिर जो बात भाषा से शुरू होती है वो फैलती जाती है, कम्युनिटी तक जाती है, और उससे ज्यादा व्यापक राजनीति है। लेकिन बात शुरू से किससे होती है कि जब कचहरी में अर्जी दी जाए तो वो नागरिक में मान, तो मैकडॉनल्ड जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं, मैकडॉनल्ड कमीशन का जो रिकमेंडेशन जाता है
गवर्नर जनरल के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाता है रिकमेंडेशन गवर्नर जनरल के पास, और वो ये जाता है कि नागरिक लिपि को मान्यता दी जाए, यानी कि जो सरकारी काम है, कोर्ट कचहरी का जो काम है, वो नागरिक लिपि 7 से 7 उर्दू लिपि दोनों पे मान्य हो जाए। ठीक है, ये बात पहुंचती है कर्जन के पास, कर्जन है गवर्नर जनरल, उनके पास पहुंचती है, और वो समझते हैं या उन्हें समझाया जाता है कि साहब देखिए, ये बहुत मुश्किल है, यानी ये बहुत मुश्किल बात है कि आदमी एक ही लिपि जान ले तो बड़ी बात है, 2 लिपि जानने वाले तो आदमी बहुत कम ही मिलते हैं, है ना, जो कि उर्दू खत और नागरिक खत दोनों जानते हो, ऐसे लोग तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये यानी कि जो मैकडॉनल्ड का रिकमेंडेशन है वो है कि दोनों लिपि मान्य होनी चाहिए, यानी कि सरकारी काम में दोनों। जब गवर्नर जनरल के पास पहुंचता है तो ये होता है कि ये दोनों लिपि का डिमांड तो ज्यादा है, दोनों भाषाएं कि जो भाई जो हिंदी भी जानते हैं उर्दू भी जानते हैं वो दोनों मान्य हो जाए। इसके पहले दो भाषाओं का सवाल नहीं उठता। ये प्राइवेटली लोग कहते रहते हैं, मतलब राजा शिव प्रसाद भी अपने उसमें कहते रहते हैं कि और लोग कहते रहते हैं, वो राजा शिव प्रसाद कहते हैं जब भाषा का सवाल मत उठाओ, सिर्फ लिपि के सवाल तक छोड़े रहो। और लोग हैं जो भी कहते हैं ये जो विदेशी शब्द है इनके आने से हमारी जबान जो है वो दूषित हो जाती है, और हम तरह मतलब इस तरह का आग्रह प्राइवेटली आ रहा है। लेकिन पहली बार जब मैकडॉनल्ड का रिकमेंडेशन गवर्नर जनरल के यहाँ से वापस आता है तो जो गया था 2 लिपि को मान्यता देने के लिए, दोनों लिपि को मान्यता देने के लिए, वो दोनों भाषाओं को मान्यता देने पर ये सारा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये मेरी किताब में महज एक फुटनोट है, और ज्यादातर लोगों की समझ में ये फुटनोट भी नहीं है। ये 2 भाषा का सवाल आया तो कहां से आया, है ना, भाषा का अस्तित्व जो है इसका ख्याल आ कहां से रहा। ठीक है, तो इसको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले तो उदाहरण आपको दूं कि मालवीय जी का जो मेमोरेंडम है, और बाकी उसके पहले भी तमाम मेमोरेंडम सरकार को दिए जाते हैं, वो नागरिक के बारे में होते हैं। नागरिक, और चाहे वो नगर की लिपि है कोई गाँव वालों की, है ना, नागरिक, ये नागरी लिपि देवनागरी कब बन जाती, क्योंकि हम आप तो आज इसको स्वाभाविक रूप से देवनागरी, लेकिन मालवीय जी तक तो उसको नागरी कह रहे थे, देवनागरी ही कहते थे। इसमें जो देवत्व अर्जित होता है कहाँ होता है, मुझे ये कहां से आया। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग मान के चलते हैं कि भाई एक हिंदुओं की भाषा है वो हिंदी होती है, एक मुसलमानों की भाषा वो होती है ना, यानी कि कम्युनिटी और भाषा दोनों अपने पूर्ण विकसित रूप में मौजूद, दोनों संप्रदाय और दोनों भाषा। ठीक है, ऐसा है नहीं, सीधी बात, ऐसा है नहीं। यानी कि अगर आप यानी वो आंदोलन देखिए, यानी हिंदी आंदोलन या हिंदी आंदोलन की अगर जो सब भी होता है वो देखिए, तो ये समझ में आता है कि इस आंदोलन के दौरान और इस आंदोलन की जरूरतों के चलते उनकी मजबूरी में आप में बनने लगती है, क्योंकि बनाना जरूरी हो जाता है।
ये समझने की कोशिश कीजिए कि यही यही वो समय है जबकि क्या शुरू होता है, सेंसस शुरू होता है। सबसे पहला सेंसस भी इसी वक्त शुरू होता है। यानी कि आपके बाप में कितना दम है, ये कुछ इस बात पे भी निर्भर करने लगता है कि आपके साथ है कितने लोग लाए वो। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या का सवाल है कि कितने लोग हैं, ये अपने आप में इसी काल में, इसी समय में ये सवाल बन नहीं सकता है। तो यानी कि जो जो भाषा बन रही है, और भाषा बन रही है जिसमें कि फिर ऐसे बनाओ कि वैसे बनाओ, है ना, ये और जो जो कम्युनिटी बन रही है, दोनों दोनों मिले हुए वो एक ही प्रोसेस में परस्पर एक दूसरे को बना रहे हैं और एक दूसरे द्वारा बनाए जा रहे हैं। यानी कि अलग से समझना, है ना, अलग से समझना मुमकिन नहीं है, ये जरूरी है। इसको इसको कायदे से, है ना, कि यानी लैंग्वेज और कम्युनिटी दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री परस्पर प्रोसेस में प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया में बन रहे। ठीक है, ये सबसे मूल जो बात जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये कि ये एक वो सामान्य हिंदी जो कि हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, आराम से उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं हिंदी संस्कृत फारसी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी शायद मिलाते जुलाते, कुछ बिहार में कुछ, पूरब में कुछ, पश्चिम में कुछ, सब चलता है। हिंदी हमारी एक वो हिंदी है और एक मानक है, और मानक हिंदी वो है जो हिंदी आंदोलन की प्रक्रिया में लगती है, जिसको कि हिंदी आंदोलन से अलग करके समझना संभव नहीं है। यानी कि जब तक कि हिंदी आंदोलन की अपनी इंटरनल राजनीति नहीं समझते हैं, तब तक ये समझना मुश्किल है कि मानक क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें समझिए कोशिश जरूरी ये है कि ये प्रक्रिया जो है वो अपने आप में बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। ये सेंसस के आने के साथ साथ जैसे ही संख्या का सवाल उठता है, ये एक तरह की जनतांत्रिक जो प्रोसेसेस है कि आप लोगों को बटोरते हैं, आप मेमोरेंडम तैयार करते हैं, सिग्नेचर इकट्ठा करते हैं। पूरे यूपी में से 64,000 सिग्नेचर, 64,000 है, बहुत ज्यादा नहीं, ये नागरिक के संबंध में, इसके समर्थन में 64,000 सिग्नेचर कलेक्ट होते हैं। लेकिन वो एक ही स्क्रिप्ट बनती है और वो पूरी सर्कुलेट होती है, पूरी यूपी भर में एंटर करती है, और उसमें दस्तखत लिए जाते हैं लोगों। यानी कि ये यहीं पे इस आंदोलन के साथ में हम देखते हैं कि जनतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन और इस आग्रह की, इस डिमांड की जो जनतांत्रिक चरित्र है, इसको भी पहचानना जरूरी। यानी कि जब हमसे बात की थी पूर्वानंद ने ये कहा था कि हिंदी के हिंदी को लेके विरोध क्यों है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदी प्रदेश में लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो बात सामान्य से डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर मान लेने की जरूरत है कि जाहिर है कि जो जिस चीज से जनता का बल बढ़े वो ठीक है, तो फिर ये है कि इसको लेके दिक्कत क्यों आ रही है, तो ये समझना जरूरी है कि ये है बिल्कुल डेमोक्रेटिक, लेकिन डेमोक्रेसी का भी एक खास रूप है। और जाहिर है कि जहां पे यूपी भर में एनडब्ल्यूपी में सिग्नेचर इकट्ठा हो रहे हैं, नागरिक के संबंध में शुरू में तो क्या होता है, जो दूसरा जो पक्ष, जो कि उर्दू फारसी खत का जो पक्ष है, वो पहले तो अपनी क्या कहें, संभ्रांतता का आसरा लेता है कि भाई
कायदे के लोग तो हम ही हैं, पायदार लोग तो हम हैं। ये कौन होते हैं? ये जो कहते भी हैं ये बढ़िया बक्काल की भाषा है, ये बढ़िया बक्काल है, इनकी बात क्या सुन रहे हैं? बात तो हमारी सुनिए। लेकिन इस बदलते माहौल में ये जो क्लेम है कि देखिए पायदार लोग हमें, हमारी बात सुनिए, वो हो गए, बहुत सारे लोग ले आए, अपनी भीड़ अपने साथ इकट्ठा करके ले आए, लेकिन फायदे के लोग तो हम ही हैं। फिर ये होता है कि दागरी के विरोध वाला जो पक्ष है उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने साथ जनता इकट्ठा करे। लोग तो लाओ भाई, 2-4 जमींदार, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती ना। पॉलिटिक्स अगर करना है तो लोग चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंटली, मतलब ये एक तरफ से नागरी हिंदी हिंदू वाला जो पक्ष है वो समझ रहे हो, खासतौर फिर ये समझने की जरूरत है कि जो उर्दू खत वाला जो पक्ष है वो भी अपनी राजनीति को ही बढ़ाने के लिए वो भी अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। वो फिर नए लोग ढूंढता है कि हमारे साथ समर्थन में आएंगे। तो कहां से आएंगे लोग? ये समझ लीजिए कि यूपी में लिटरेसी आज भी बहुत अच्छी नहीं है, और तब 2% ही लिटरेसी, यानी कि जब लिपि को लेके आंदोलन होता है तो 2% लोगों का आंदोलन है। आंदोलन 2% के लिए नहीं होता, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा करनी है तो फिर दूसरे तरह के आर्ग्यूमेंट्स देना जरूरी हो जाता है, दूसरे तरह का तर्क खेल में आने लगता है ना। कि अगर ये है तो ये पता चला कि नागरी जो है वो देवनागरी हो जाती है, वो देवों भाषा, उसमें हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। उस पूरा अपना उसका लॉजिक है। उर्दू मतलब मोहम्मद मीर को तो उर्दू बोला करते थे, नहीं बोलते, अलग बात। लेकिन ये कि ये उर्दू का इस्लाम से संबंध जो कि सरासर गलत है, ये भी इसी समय शुरू हुआ कि भाई ये हमारी संप्रदाय की पहचान है ना। और वो ये जो लॉजिक है ये कहाँ जाके गिरता है ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जाहिर है कि यही वो के दौरान, यानी कि अगर आपको समझना है क्या हो रहा है तो इस आंदोलन में समझना होगा। यानी कि हम अलग से खड़े हो गए कि भाई हिंदी के बारे में हमारी ये राय है, तो आपकी राय से तो आप इतिहास में जानेंगे कि ये जो हिंदी है, ये जो मानक हिंदी है, इसमें कौन सी राजनीति छिपी हुई है, क्योंकि इसमें एक तरह की राजनीति, एक तरह की सामाजिक समझ, एक तरह का राष्ट्रबोध, सब इसमें काम कर रहा है। और इसमें काम ही नहीं कर रहा है, इसके द्वारा रूप ले रहा, इसमें इस प्रक्रिया में एक तरह का राष्ट्रबोध रूप ले रहा। बाकी लोग तुम्हारी जगह जगह पड़े हुए बोल लेते हैं। हाँ, यानी जो मोटे तौर पे जो हम बात कह रहे हैं वो ये कि हिंदी और खासकर हमारी आपकी जो सामान्य हिंदी है, इसका एक तो जनतांत्रिक पहलू है और इसको मैं पूरी आदर के साथ स्वीकार करता हूं, और ये भी समझता हूं कि ये ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीति तब तक अपंग रहेगी जब तक हम हिंदी से वंचित रहेंगे। यानी कि ये कतई जरूरी है कि हम पहचाने कि हिंदी की जनतांत्रिक ताकत क्या है। लेकिन इस हिंदी में और तथाकथित मानक हिंदी में भेद करना भी बहुत जरूरी,
तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो कंफ्यूजन है कि हिंदी ये भी है हिंदी भी वो भी है, दिक्कत क्या है, वे झूलते रह जाएंगे। क्योंकि एक तरह की हिंदी जनतांत्रिक है और दूसरी तरह की हिंदी मानक हिंदी कुछ और है, जिसमें कि एक तरह की सामाजिक समझ, एक तरह की ऐतिहासिक समझ और एक तरह का राष्ट्रीयता का बोध, राष्ट्र की अवधारणा निहित है। यानी कि जब आप हिंदी में घुसपैठिए ढूंढने लगते, ठीक है, तब आप अपने इतिहास को एक खास ढंग से समझ, वरना हिंदी हिंदी बनने की कहानी हिंदुस्तान बनने की कहानी, यानी कि विभिन्न धाराएं यहां से वहां से उत्तर तक पश्चिम तब से आई, मिलती गई और हिंदुस्तान वो है ना कि कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, कि वो कहानी है। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि ये विदेशी तत्व आ गए हैं और इनके इस्तेमाल, ऐसे लफ्जों को इस्तेमाल करने, लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से हमारी जबान जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसलिए हमारी जबान अकड़ती है, इसमें नुक्ता क्यों लगता है, इसमें नुक्ता नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी कि एक खास तरह की मानसिकता जो है वो इस मानक हिंदी के जरिए अपना काम करने लगे और इसको पहचानना जरूरी है, खास तौर से हमारे आपके लिए, जो कि हम हिंदी भाषी हैं। हम हिंदी भाषी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदी भाषा, लेकिन इस मानक हिंदी की राजनीति से हमें सख्त दिक्कत है ना। अच्छा, तो हाँ, आप दीजिएगा। हिंदी की इस विशेष परिभाषा में मैंने लिखा था, बोल देता हूँ, है ना, बोलते बोलते थक गया हूं, कि हिंदी की इस विशेष परिभाषा में हिंदू राष्ट्र की सारी संघी चेतना, इनकी समझ, इतिहास की समझ इस मानक हिंदी में आपको मिल जाती है ना। इनकी सामाजिक समझ और इनका गुप्त सवर्ण आग्रह, यानी कि ये जो मानक हिंदी है, इसमें देखिए मुसलमानी शब्द तो वैसे भी वर्जित है, लेकिन देशज शब्द भी ठीक नहीं, यानी कि इसमें एक खास तरह की तत्समता है ना, ये कि, और तत्समता का आग्रह क्या है? तत्समता का आग्रह यह है कि इतिहास में जो बदलाव आए हैं उनको, उनसे फिर छुट्टी पानी है, क्योंकि जो सारा दोष है इतिहास का। अगर हम इस सब से मुक्ति पालें तो फिर हम एक तत्सम स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे हम फिर पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। यानी कि इसमें इस सारे डिस्कोर्स में बार बार जो शब्द आता है वो शुद्धता है, कि हमको शुद्ध भाषा चाहिए, है ना। ये तो ये जो शुद्ध भाषा का आग्रह है, ये इसमें क्या सामाजिक समझ है, क्या ऐतिहासिक समझ है, और उस सामाजिक और ऐतिहासिक समझ से किस तरह का राष्ट्रबोध निकलता है। यानी कि जहां हम इस मानक हिंदी को जाहिर है कि है ना, मानक हिंदी को जहां लादने की कोशिश करते हैं वहां पे हम इसी पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं, यानी, है ना। तो वो जो आपको क्या बताएं, कैसे समझाएं हम ये, बड़ी क्या समझाएं था, मुश्किल भी नहीं है। देखिए, अगर दत्तूराम गोडसे हिंदी भाषी तो नहीं थे ना, मराठी, लेकिन उन्होंने जब अपने कारण समझाए अपनी आखिरी
वक्तव्य में अपने कारण समझाए गांधी की हत्या करने के लिए, तो उसमें एक प्रमुख कारण गांधी का हिंदुस्तानी प्रेम, गांधी को गांधी को इस शुद्ध हिंदी से ऐतराज था। अभी माफ कीजिएगा, मैं फिर उसको जरा टटोलूं, ढूंढ यहाँ पे है कहीं मेरे पास मौजूद है ना। सॉरी, ये मतलब ये मेरी 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 एविडेंस मान लीजिए। गोडसे फाइनल टेस्टिमनी देख लीजिए, सिर्फ बार बार वो कहते हैं कि ये गांधी जो है ये हिंदी पहले तो मानता था लेकिन अब नहीं मानता है क्योंकि मुसलमान ने विरोध किया। अब इसलिए ये एक तरह की संकर भाषा, थोड़ी सी एक मंत्रोच्चारण की ध्वनि आनी चाहिए। कोई चुटियाधारी स्वाहा कह रहा है। हमारी भाषा में ये जब तक ये सारे संस्कार नहीं है तब तक हमारी भाषा पूर्णतया। अभी हाल में ही हमने देखा था ये, अब मैं थोड़ा भटक रहा हूं तो मैं स्मृति से ही बता देता हूं कि अभी हाल में यानी पिछले हफ्ते आयशा किदवई यहाँ जेएनयू में लिंग्विस्ट है, उन्होंने एक पत्राचार खोज निकाला, लंदन में ढूंढ रही थी, ग्रियर्सन और हरिऔध जी के बीच का। ठीक है, ये 1915 का है, देखा था। तो उसने हरिऔध जी ग्रियर्सन वो है जिन्होंने की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कराया, यानी कि प्रकांड पंडित। ठीक है, तो वो हरिऔध जी उसको भेजते हैं, अपना ग्रियर्सन को इंग्लैंड में भेजते हैं कि हमारा क्रिया प्रवास निकला है, आप उसको देख लीजिए, कि हम चाहते हैं आप इस पे अपने में राय दें। तो ग्रियर्सन साहब जो है वो बहुत ही कायदे के स्कॉलर हैं, तो कायदे से पढ़ते हैं और कायदे से राय दे देते हैं। और राय वो ये देते हैं कि देखिए ये मुझे संस्कृत से कोई एतराज नहीं है, मैं अपनी तरफ से प्राइवेटली मैं भी कहता हूँ कि मेरी भी अपनी भाषा भी काफी संस्कृत रंजित है, कभी कभी संस्कृत प्रागत भी हो जाती है ना, इसलिए मुझे संस्कृत से कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो ग्रियर्सन उन्हें समझाते हैं कि लेकिन संस्कृत है, ये आप जो हिंदी जिसमें खड़ी बोली काव्य जब बनाने की कोशिश करते हैं और खड़ी बोली में जब आप काव्यात्मकता डालने की कोशिश करते हैं तो काव्यात्मकता डालने की कोशिश तो एक ही तरीका मालूम है, उसमें संस्कृत ला दो तो शायद काव्य बन जाए, तो वो संस्कृत बन जाती है ना, क्योंकि जाहिर है वो संस्कृत। और देखिए ये फिर मैं कह दूं कि संस्कृत काव्य का अपना सौंदर्य है, उसमें मुझे स्वीकार करने में कहने में कतई एतराज नहीं, लेकिन जब आप हिंदी में लाने की कोशिश करते हैं तो आप एक विचित्र चीज बना देते हैं, जैसे कि हम मानव के नाम से। ठीक है, और ये जो शुद्धता का जो है ये जाहिर है आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भाषा में नहीं, ये भाषा में, ये खाने में आप खाते क्या है, ये क्या है, पहनते क्या है, ओढ़ते क्या है, सब में हमारी दखल है, क्योंकि हमारे पास एक खास तरह का इतिहास बोध है। वो इतिहास बोध के इतिहास में कोई फाउंडेशन नहीं है, वही आप इतिहास खास जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक तरह की भोंडी ऐतिहासिक समझ है, और उस ऐतिहासिक समझ के अनुसार आप समाज को, राष्ट्र को रचना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या बताएं, इसके इस बेवकूफी के कई आयाम है ना। तो एक उसमें एक ये वाला जैसे खाने पीने को लेके है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहा है तो लोग शाकाहारी होते हैं, कतई सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन
कहते रहेंगे। उसी तरह से अब यानी अगर आप यानी ये जो हम और उदाहरण तो इसके बहुत सारे हैं। जैसे वो आर्य कहाँ से आए, आर्य आए, आर्य। अब आप लाभ कहते रहिए कि भैया वैज्ञानिक जो एविडेंस है, डीएनए एविडेंस है, अब तो बिल्कुल इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस है कि ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन का ये पैटर्न है वगैरह वगैरह। तो कोई भी इतनी सी भी संशय की गुंजाइश अब नहीं है। पहले जब तक भाषा पे बात हो रही थी तो हो सकता ये रहा हो सकता है, अब कोई हो सकता की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और इसमें ये समझना जरूरी है कि ये जो हमारा आग्रह है, ये कहां से आया, इतनी सी बात है ना, कि ये बेबुनियाद है, ये तो सच है, लेकिन इसका आग्रह क्या, ठीक है। और ये इसमें हमें एक मैंने इसी अपने आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, है ना, मुझे माफ करना, है ना। आप लोग बताइएगा, राय दीजिएगा कि ये बात चलती है कि नहीं चलती। कि ये जो यानी इस मानक हिंदी के आविष्कार में, इसके प्रचार में जो पॉलिटिक्स है, उसको समझने की हमारी कोशिश है शायद। और जाहिर है कि ये हम समझते हैं कि ये एक खास तरह की को बचाए रखने की, उसकी रक्षा करने की का प्रयास है। के पक्ष में ये जो आर्गुमेंट है, ये जब जरा सा कमजोर पड़ने लगा, यानी कि तरह तरह के ख्याल जैसे डेमोक्रेसी, जैसी इक्वालिटी, मॉडर्निटी वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल जैसे जैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे हायरार्की की बुनियाद खोखली हो चली, है ना। इसके पक्ष में आप क्या कहते हैं? आजकल ये देख हम लोग मेरिट की बात करते हैं ना, वो मेरिट की बात कभी और कर ले, मेरिट क्या होता है ना। तो वो छोड़िए। तो ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है एक 18वीं 19वीं सदी से, यानी कि नई तरह की पॉलिटिक्स, नई तरह की मोबिलाइजेशन वगैरह वगैरह, उनमें किस तरह से सवर्ण विशेषाधिकार की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए एक तरह की कुछ नई राजनीतिक टैक्टिक्स का इजाद करना जरूरी बन जाता है। और उन्हीं टैक्टिक्स के इजाद करने में इसी कोशिश में कि कैसे किया जाए, मेरी समझ में ये जो हिंदी आंदोलन है, जो कि लिपि आंदोलन है, ये धीरे धीरे भाषा आंदोलन बनता है। और भाषा आंदोलन में भी भाषा क्या हुआ, इसमें क्या हो क्या नहीं हो, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या हमारा अपना है कोई विदेशी है ना, वगैरह वगैरह, ये जो है ये सारा जुड़ जाता है इसी पॉलिटिक्स के साथ। किस तरह से हम एक खास तरह की जो हमारी समझ है, इसको जो हमारा लंबा स्ट्रेटेजिक जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। तो ये इसको, और ये जाहिर है कि ये जो संघर्ष है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ये चल रहा है। नई नई टैक्टिक्स उसमें इजाद हो रही है, नए नए ग्रुप्स को उसमें शामिल किया जाता है। तुम आ जाओ, तुम्हारे जाओ, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारे इतिहास, तुम्हारी नई नई वीरांगनाएं आ जाती है, उनको किया जाता है। गाजी मियां को लेके कुछ और चल रहा है, जो शायद है ना, पूरब में गाजी मियां को लेके कुछ हो रहा है। तो ये सब नई नई टैक्टिक्स चलती रहती है। और हमारी अपनी समझ जो है वो ये कि भाषा का जो सवाल है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझेंगे, यानी कि देखिए, जो हिंदी
का जो समर्थन और हिंदी का जो विरोध, दोनों को एक स्तर पे कुछ सतही तौर पे समझा जा सकता है। यानी कि अक्सर ये होता है ना कि हम लोग कई गहरे सवालों को पार्टी पॉलिटिकल स्तर पे समझ के संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये भाजपा ये कर रही है तो क्या भाजपा ये कर रहे हैं, है ना। मेरी अपनी समझ में ये पर्याप्त नहीं। यानी कि ये जो समर्थन है और जो विरोध है, दोनों को गहराई में जाके समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इस बात से निकल रहे हैं कि एक में और दूसरे में, दोनों में एक खास तरह की राजनीति, दोनों में राजनीति है और दोनों को इसलिए गहराई से समझना जरूरी है ना। यानी कि क्या बताएं, मतलब बात हम ये कह सकते हैं कि यानी ये बात को हम नहीं कह रहे हैं कि उर्दू का इस्लामीकरण, जो कि उर्दू वालों ने भी किया खूब, है ना। ये मतलब ये मत समझिए, हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदी आंदोलनियों का था, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। उर्दू के रक्षक, उर्दू के पक्षधर जो लोग थे, उन्होंने भी ये बात की। अपने अपने लिए जब संप्रदाय जोड़ रहे थे तो संप्रदाय का फाउंडेशन, उनको बुनियाद जो थी, वो प्रिंसिपल वही मिला कि धर्म। लेकिन वो धर्म से जोड़ने से उर्दू का नुकसान ही हुआ है, और हुआ ये है कि उर्दू अपने आप में एक तरह का कोड बन गया है मुसलमान, है ना। वो कोड बन गया मुसलमान के लिए, और खास तौर की समझ के लिए विदेशीपन, आक्रामक, है ना, इत्यादि का एक खास तरह की थिंकिंग जो है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो यानी कि अगर हम कहें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना तो गलत होगा, और हमें लगता है कि सीधी बात, बहुत ज्यादा बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जरा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देख लीजिए तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात जो है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही समय से वो प्रॉब्लम थी। और मतलब होता ये था, राजेंद्र बाबू जो थे वो हर बार टालते रहते थे कि भैया अभी नहीं, हिंदी पे पहले बाकी संभाल लो, बाकी सब जब हो जाते हैं तो हिंदी देख लेंगे। ठीक, हिंदी राष्ट्रभाषा हो ये तो नहीं हुआ। फिर ये हुआ 15 साल बाद फिर कर लेंगे, फिर देखेंगे एक बार। वो 15 साल पूरे हुए 1965 में, तो फिर लोगों ने आत्मदहन शुरू कर दिया दक्षिण भारत में, फिर बात खत्म हो गई। फिर चल गया कि जब तक सब लोग नहीं मान देते तब तक नहीं मान। ठीक है, लेकिन हमारे आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो ये समझना कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं, लेकिन हिंदी हिंदू राष्ट्रभाषा जरूर है। दोनों में फर्क है। यानी कि जो हिंदू राष्ट्र की जो आकांक्षा है, उनकी जो राजनीति है, उसका साधन ये मानक हिंदी जरूर है। यानी कि, और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले और भी लोग हैं, कृष्ण कुमार इत्यादि, है ना, कि इस मानक हिंदी जो कि हर क्लास में आज भी बात होती है, हिंदी संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है, सरासर झूठ है। आप कितनी से संस्कृत का जानते हैं हिंदी संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी की कहानी ही दूसरी। तो लेकिन जहां हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी मानक हिंदी हिंदू राष्ट्र की भाषा, साधन
अवश्य, है ना। और इसलिए इसका जो विरोध होता है उसको भी इसी संदर्भ में समझना जरूरी है। यानी कि वो विरोध जो है उसको सिर्फ जनतंत्र के लेवल पे समझना कि ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं, ये गलत होगा। ये भी समझ रहे हैं कि इसमें कौन सी पॉलिटिक्स आ रही है, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिक्स है वो एक खास तरह की सामाजिक समझ, ऐतिहासिक समझ और राष्ट्रीय अवधारणा से जुड़ी हुई है। तो पता करें नहीं, अभी खत्म नहीं, एक पड़ाव है। विराम 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 दें। अब हम सोचते हैं कि अब काफी कह दिया, विराम। अब काफी कह दिया इसलिए तो आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। जब आलोक जी बोल रहे थे उसके बाद मुझे वायर हिंदी के संपादक ने एक खबर भेजी, और वह आलोक जी को चूंकि नहीं मिली, लेकिन उनके व्याख्यान का वो हिस्सा है या हो सकता है, तो वो मैं आपको सुना। वो खबर ये है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी 9, भारतवर्ष, आज तक, एबीपी, जी न्यूज और टीवी 18 को औपचारिक नोटिस भेजे है, क्योंकि ये चैनल हिंदी में होने के बावजूद तकरीबन 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे तो ये जब आलोक राय बोल रहे थे बीच मुझे यह खबर भेजी गई, और उसे सुन लीजिए। थोड़ा मनोरंजन होगा लेकिन थोड़ी चेतावनी भी मिल गई कि वो कह रहा है, जो आलोक राय का भाषण था, हाथ गंगन को आड़ से किया, पढ़े लिखे को पार से किया, सबूत सामने। तो ठाणे महाराष्ट्र, और फिर हैं तो श्रीवास्तव साहब, लेकिन ठाणे के रहने वाले हैं। तो उन्होंने 9 सितंबर 1985 को एक पोर्टल पे शिकायत दर्ज की कि ये सारे जो टीवी चैनल हैं 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका दावा यह था कि ये हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन रोजाना की टिप्पणियों में जो अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक। उन्होंने मांग की कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और अपनी वेबसाइट से भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने का निर्देश दिया जाए। और एक उद्देश्य वो भी है जो 19वीं सदी में था, जो उन्होंने लिख दिया, छिपाया नहीं। मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि जो हिंदी बोलते हैं, बीए, एमए, पीएचडी करते हैं, उनको कुछ काम भी मिल जाए। ये तो अब लुका छिपी भी नहीं है। ये जो कहा जा रहा है वो हमारे रोजी रोटी के लिए कहा जा रहा है, जो हिंदी का खाते पीते हैं। तो सूचना और ये आया, और फिर अवर सचिव ने 5 चैनलों को अलग अलग पत्र भेजे, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ कथित तौर पर गलत हिंदी के इस्तेमाल की शिकायत। गलत का भी कुछ करना पड़ेगा, गलत का कुछ करना गलत और इस्तेमाल का भी कुछ करना पड़ेगा। तो और पत्र में अवर सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि शिकायत के आलोक में चैनलों के खिलाफ केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। चैनलों को 15 दिनों के भीतर शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना प्रसारण मंत्रालय आदि आदि को शिकायतकर्ता को देने का निर्देश। तो आप कह रहे थे उसमें पूरक ये खबर है जो अभी अभी आई है, एकदम ताजा। और ये सारे नोटिस इंग्लिश में नहीं, ये तो हिंदी में है, इतना भी आप सर, इस नोटिस में कितना वर्ड उर्दू का है? वो तो उसमें बचा होगा, बचाया गया। हाँ, वो इरादा है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आलोक राय जो बोल रहे थे, अगर ये खबर शायद इसको पढ़ते तो मैंने इसलिए आपके सामने इसको रख दिया। ये अभी बोल रहे थे, मुझे लगता है कोई फेसबुक लाइव पे वायर के संपादिका सुन रही होंगी, उन्होंने मुझे भेज दिया क्या साझा कर ये खबर है जी। तो आप ये वक्तव्य आपके समक्ष है और आप सवाल कर सकते हैं। सवाल की तरह हूँ, एक प्रति व्याख्या की तरह समझ। तो इसको कोई
योगेश, आप कृपया हाथ उठा दें, माइक आप तक पहुंच जाए। अगर आप भाषण सुनते मंत्रमुग्ध ना हो गया तो वह भी एक है। जी, मंत्रोच्चारण स्वाहा। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य के लिए आपको साधुवाद बधाई। एक सवाल मेरा है छोटा सा, कि जब आप हिंदी के विरोध की बात करते हैं तो वो हम लोगों के मानस में साफ साफ हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है कि विरोध मतलब क्या, किसकी ओर से विरोध आपके दिमाग में है? हिंदी का विरोध कहाँ हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक। एक आध और सवाल। ठीक। हाँ, और कोई और याद नहीं रहता यार थोड़ा बार। तो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो आप आगे बोलिए। 2 सवाल तो ले सकते हैं। सर एक बताइएगा कि जो हिंदी का जो विकास हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं भारतेंदु से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं अमीर खुसरो से हुआ है, तो शुरुआत कहाँ से हुआ? अमीर खुसरो से हुआ है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ है? ठीक, 2 सवाल ही है, अब आप जो हाँ, देखिए एक तो भाषा की शुरुआत ये क्या बोल रहा हाँ कि भाषा की शुरुआत कहाँ हुई, ये कोशिश तो लोगों ने बहुत पहले छोड़ दी। भाषा कब शुरू होती है ना, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में होता है कि भगवान जी ने कहा कि अच्छा ये जो है ये कमीज है, ये प्याला है, ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए यह समझने की बात है कि भारतेंदु से शुरू हुई हिंदी आंदोलन, ये कि भारतेंदु क्योंकि एक्टिव थे, भारतेंदु हंटर कमीशन के सामने गए कि ये मान लिया गया है कि भारतेंदु जो है वो उनसे आधुनिक हिंदी शुरू होती है। हालांकि अगर आप भारतेंदु नहीं, आप मालवीय जी की हिंदी भी देखिए तो उसमें भी आपको उर्दू मिलेगी, उसमें भी आपको वो मिश्रण मिलेगा जो कि श्रीवास्तव जी को गवारा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो मानक हिंदी है ये बनती चल रही है, बनाई जा रही है, और इस मानक हिंदी के साथ साथ एक तरह का हिंदू समाज भी रचा जा रहा है या रचने की कोशिश है ना। और ये जो हम जो हिंदी विरोध की जो बात करते हैं, आपका सवाल वो ये कि देखिए सच बात पूछिए तो मैं किताब भले ही लिख लूं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि भाषा पॉलिसी करने की जरूरत नहीं। भाषा को अधेरा छोड़ दो, हिंदी को न आज न सदियों से भाषा नहीं थी। हिंदी अपने आप इस लोगों के इस्तेमाल से, लोगों के आने जाने, व्यापार, ये वो मिलना जुलना, इससे हिंदी बढ़ी है, बनी है ना, और बन रही है। यानी कि ये यानी अगर हम वास्तव में हम कहें कि भाई हिंदी को एक भाषा कहना पर्याप्त नहीं है, हिंदियां हैं, कई तरह की हिंदियां है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको आपको कोई हिंदी प्रयोग करने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना। तो ये हिंदी तो किसी को नहीं, लेकिन ये जो मानकता का जो आग्रह है, इसमें जो छिपी पॉलिटिक्स है, ये जाहिर है कहाँ आड़े आती है, वहां आड़े आती है जहाँ की इस मानवता की जो सामाजिक मूल्य है वो उनके अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आड़े आता है ना। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम नहीं छोड़ो उनको। हाँ, जी, नमस्कार, आदाब सर, मेरा नाम टीपू सुल्तान है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे साउथ के बारे में स्पेशल बात की जाए तो वो लोग कहीं ना कहीं जो है हिंदी का विरोध करते हैं, या कह सकते हैं कुछ हद तक की हेट भी करते हैं। तो वो जो हेट जो करते हैं तो वो कौन सा हिंदी होता है, मानक हिंदी या फिर हिंदी है? एक वहां दे दी। मेरा नाम संजू है। एक बात तो ये कि आपने कह दिया अपने वक्तव्य में, मानक हिंदी पे हमारा जोर था पूरा। क्या भाषा, हालांकि आपने ये बात कह भी दी है, लेकिन मैं फिर सुनना चाहता हूँ कि क्या कोई भी भाषा मानक हो सकती है?
जब शुद्धता आती है भाषाओं में, तो क्या कोई भी भाषा शुद्ध है? दूसरा मेरा ये है, ये मेरा अपने उम्र के साथियों के लालच से ये सवाल है कि एक शुद्धता तो आपने बताई, जो साजिश है कि पंडिताई छौंक है और ये है, लेकिन एक और भाषा की एक और शुद्धता की बात होती है, जो दूसरा पक्ष है कि फिल्मों की जो भाषा है, या लिटरेचर हिंदी साहित्य में भी जो नई हिंदी के नाम से है, उसमें कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे गाली गलौज का जो इस्तेमाल है, मैं खुलकर अगर कहूँ तो उसकी शुद्धता का भी बहस है, क्या ये भाषा को अशुद्ध कर रहा है? तो इस पर भी मैं चाहता हूँ आप कुछ कहें। सवाल जहाँ तक आपकी बात है, ये कि जो विरोध वो मानक हिंदी को, वो स्कूल की हिंदी को लेके, पाठ्यक्रम को लेके लग रहा है, वरना तो हिंदी फिल्में, हिंदी गाने सब चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं किसी वो। सिर्फ शुद्धता की बात है। मुझे किसी भी भाषा के संदर्भ में, वो सिर्फ हिंदी ही नहीं, शुद्धता के मानी नहीं समझ में आते। शुद्धता का मतलब क्या होता है? क्योंकि भाषा तो हमेशा लोगों के प्रयास से, कलाधर्मियों के प्रयास से, कवियों के प्रयास से, लेखकों के प्रयास से भाषा जो है वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए भाषा जीवित है। इसी तरह से भाषा जीवित रहती है कि जो भाषा शुद्ध हो गई वो खत्म हो गई। यानी वो ये सिर्फ बात हिंदी की नहीं है। ये फ्रांस में एक अकेडमी, उनकी अकेडमी फ्रांसेज है, फ्रेंच अकेडमी है, वहां पे उन लोगों को बहुत चिंता हुई कि जो अंग्रेजी का जो प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है। कि भाई फ्रांस में ये वीकेंड को आप क्या कहेंगे? वीकेंड तो वीकेंड ही है, जीन्स को क्या कहेंगे? जीन्स ही तो कहेंगे, और नहीं कहेंगे। तो जीन्स जीन्स है, तो वो ले वीकेंड हो गया और ले जीन्स हो गया। तो अकेडमी फ्रांसेज ने बड़ी कोशिश की कि यार इन शब्दों को निकालो और इनकी जगह हम नए शब्द इजाद कर रहे हैं। करके देख लीजिए, है ना, इजाद करें, इजादित हिंदी हम आप जानते ही है ना। हाँ, शासी अभियंता है ना। तो इसलिए ये व्यर्थ की कोशिश, लेकिन इस कोशिश का मजाक बढ़ाना काफी नहीं है। जो मैं देना जो आर्ग्यूमेंट है वो कि इस कोशिश को समझने की जरूरत है कि ये किस सामाजिक दृष्टि से ये कोशिश आ रही है कि हम ये चीज जो है इसको समझते हैं कि ये विदेशी है, अशुद्ध है, इसको निकालना चाहिए। और इसको निकालने से, और अगर थोड़ा सा हवन कर ले तो शुद्ध ही जाए शायद। ठीक है, ये जो कोशिश है हमें सारी दिक्कत है ना। इसलिए भाषा बढ़ती रहती है, अच्छी बुरी सब चलती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आज जो चीज मान्य है, जरा शेक्सपियर के लिए भी कहा था कि भाई यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जानते ही नहीं था कुछ, बेहद मूर्ख आदमी, पढ़ा लिखा था ही नहीं। ठीक है, अपने जमाने में कबीर के बारे में जाहिर है कबीर के बारे में मान्य नहीं है, वो तो हिंदी है ही नहीं, वो तो ये क्या है। तो इसलिए भाषा, और ये समझना कि भाषा वास्तव में जीवित है बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग सब लोग भाषा को, माफ कीजिएगा, सॉरी, हम लोग सब भाषा को डिक्शनरी से जोड़ लेते हैं, जहां की भाषा को स्टॉप लगाने का प्रयास होता है। लेकिन भाषा जब वो डिक्शनरी से आगे बढ़ती जाती है, और अच्छी डिक्शनरी की ये अंग्रेजी का मैं जानता हूँ, अंग्रेजी की जो अच्छी डिक्शनरी है वो डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स है। और डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स जो है वो कुछ सालों में फिर नया शब्द से जोड़ा जाता है कि ये नए अर्थ अब जुड़ गए हैं भाषा, है ना। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने अशुद्ध प्रयोग, और इस अशुद्धता से ही भाषा बढ़ती है। नमस्कार सर।
दरअसल यहाँ हम लोग जितने हैं वो अलग अलग भाषाभाषी हैं। जैसे मैं भोजपुरी का हूँ। हाँ। अगर हिंदी का वो हमानीकृत रूप नहीं होता तो जिस कोर्ट में हम लोग बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो फिर वह रूप कैसा होता, स्थिति कैसी होती, क्या मानकीकृत रूप में भी कुछ संस्कृत के कुछ शब्दों को ले ले, उर्दू को ले ले, या उचित लग रहा है क्या? क्योंकि फिर इस स्थिति में हम यहाँ पहुंचते कैसे, उस भोजपुरी से निकलकर, मगही से निकलकर, मैथिली से निकलकर। मेरी अपनी समझ में मुझे देखिए, मुझे मेरी अपनी भाषा प्रयोग से भी अब तक स्पष्ट हो गया हूँ, मैंने संस्कृत को ऐतराज छोड़ी है। मैंने संस्कृत से शब्द लेना भी हमें उतना ही मान्य है ना, लेकिन वकील को अधिवक्ता कहना हमारे लिए जरूरी नहीं। वकील को वकील कहने का चल जाएगा हमारा, समझ रहे? ये जो अधिवक्ता शब्द बना है, ये सिर्फ एडवोकेट की नकल है। वक्ता, अधिवक्ता, एडवोकेट और कुछ नहीं है। अधिवक्ता करता क्या है? हाँ, अधिवक्ता बताना अधिवक्त करता है, क्या करता है? तो ये जो थिंकिंग है ना, ये क्या बताएं, मतलब हमारे बार बार जो हाथ ही हमारी बात कह रहे हैं, ये जो है जेस्चर, चाव जरा सा थोड़ी सी सामग्री और डाल दो, है ना, स्वाहा, ये भाषा के क्षेत्र में कम से कम इसे साथ नहीं चाहिए, है ना। मान लीजिएगा भाषा बेस भी शुद्ध है, लेकिन उसे सर एक सवाल मेरा रहेगा। एक मिनट उधर पूछ रहा हूँ पहले जो मैंने आपकी बात बहुत गौर की सुनी, उसमें एक लिपि की बात की, रस्म खत की बात की। उसमें हम ये सवाल मेरा कोई नया नहीं, लेकिन आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। उर्दू के बारे में भी लोग कहते हैं कि इसकी लिपि भी नागरी हो जानी चाहिए, तो आप इसको कितना जायज मानते हैं और इसका कितना सही फायदा या नुकसान होगा? देखिए, हाँ, नहीं देखिए, उर्दू की लिपि नागरी हो जानी चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन उर्दू साहित्य का जो जखीरा है, ये नागरी में उपलब्ध हो, ये तो जाहिर है। अरे हमारे कहने की जरूरत नहीं है। हिंदी में सबसे ज्यादा लिखने वाली चीजें वो चीज है जो कि उर्दू से नागरी में आई है, सीधी सी बात है ना। इसलिए माफ कीजिएगा, जो उर्दू वाले आज इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर नागरी में आई तो हमारा क्या होगा, वो फिर नौकरी का सवाल उठा रहा है, क्योंकि उर्दू लिपि से ही नौकरी जुड़ी है। जबान अगर इस लिपि में उस लिपि में जैसे चाहूं, और देखिए मैं थोड़ी बहुत मैं थोड़ा बहुत उर्दू खत सीखे हुआ हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उर्दू खत फिर भी मुश्किल के मेहनत पड़ती है, नागरी फिर भी आसान होता है, लेकिन मैं फिर भी उसको नागरी बनाना चाहता हूँ। देवनागरी से मुझे फिर ये देव मुझे नहीं चाहिए। देव भाषा सीधी सी बात है, वो नागरी को एक खास तरह की पेडिग्री देने की कोशिश करे कि नागरी वरना नगर से ताल्लुक है, उसको देवनगर से जोड़ दिया है। हमारी आत्मभाषा में लिपि से है नहीं। जी आखिरी दो सवाल जी ये नहीं किया पीछे, और अगर कोई है तो एकदम जिनको जरूरी लग रहा है सवाल करना, जिसके बिना नींद नहीं आएगी जी। मैं चैनल में हूँ, न्यूज रूम में एक प्रोग्राम का नाम था कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नया ये कदम जब वर्ड इस्तेमाल किया गया तो उसमें नुक्ता लगता है। मैंने कहा कि नुक्ता इसमें लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदी में नहीं चलती, हिंदी खराब हो जाएगी। अगर नुक्ता लगा दिया गया तो हिंदी खराब होगी कि खराब होगी, खराब हो जाएगी। खराब ही बोलते हैं, खराब नहीं, खराब ही हिंदी खराब हो जाएगी और ज्यादा। इसी तरीके से सहूलियत हिंदी में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू का जो वर्ड है वो सहूलत है, सहूलियत में खुल रहा है। जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदी में जो हम करते हैं वही सही है, उर्दू से आया उससे हमें मतलब नहीं। तो हिंदी इससे खराब हो जाती, तो इसमें क्या ही है, आप दोनों से सवाल है, अगर नुक्ता वगैरह लगाया जाए और इसमें बेहतरी लाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है, या नुक्ता के बिना ही हिंदू जैसी है वैसी चली जाए। एक हाँ
जब हम भाषा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो बोली है, बहुत सी बोलियों को मारने की भी बात करें तो मेरा सवाल नहीं है, बस ये एक संशय है कि भाषा के नाम पे जो हमारा बोली के साथ जो संबंध है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, और उसमें जो अपनापन है उसको हम कैसे खो देते हैं, इस पर अगर आप कहना चाहें। अच्छा, देखिए, और बोलियां, ये सीधी इस बात की बोलियां वही होते हैं, यानी ये इसका उदाहरण जाहिर है यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे। उदाहरण 19वीं सदी में जब विलायत में नई नई एजुकेशन आई थी तो एक हार्डी का एक उपन्यास है, उसमें टेस्ट अपनी माँ से माँ उससे बल्कि कहती है तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आती है, तो वो स्कूल जाने लगी है और स्कूल जाके वो दूसरी भाषा है ना। लेकिन बोलियां अपने आप में जाहिर खत्म होंगी ये हमको नामुमकिन समझता है ना। लेकिन जाहिर है कि कोशिश वही है, और हमारा, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम भाषा नीति के पक्ष में कतई नहीं, किसी भी तरह की भाषा नीति, न मानकता न गैर मानकता। बात आपकी उर्दू वाली बात है, देखिए ये जो शुद्धता का आग्रह है ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, उर्दू में भी है ना। इसलिए इसमें जहां तक मेरी बात है, इसमें मुझे कोई, मैं यथासंभव नुक्ता लगा के ही बोलता हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना बैकग्राउंड ये है। लेकिन हमारी माँ अंत तक जीरा कहती थी और कागज कहती थी, वो मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। और हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अपने घर में मजाक उड़ाते थे, ये जीरा जीरा क्या कर रही हो, जीरा कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये, लेकिन ये तो थोड़ा सा खींचतान चलता रहता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं। मतरूकात का आंदोलन वहां भी चला, बिल्कुल चला था, है ना। और ये सिर्फ यानी ये पेंशन का लेखा है उर्दू में कॉलोनिया कि ये उर्दू वाले निर्दोष हैं या निर्दोष थे, ये कहना भी गलत था। हमारी अगर व्यापक ऐतिहासिक समझ बनाना है तो समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ से पॉलिटिक्स ही हो रही है, कोई विक्टिम कार्ड न थे, कोई नहीं, आग बराबर लगी हुई है। सब विलेन नहीं, इतिहास में, लेकिन अभी जो हो रहा है वो एक अलग अच्छा जी। हाँ, इनका एक सवाल रह गया, सॉरी, शिकायत लेकर न जाए तो। सर चलो सर, मेरा सवाल ये था कि अभी यूपी में योगी सरकार जो है मेडिकल कॉलेज में हिंदी का शुभारंभ किया था, जो पुस्तकें हैं पाठ्य पुस्तकें हिंदी में, तो काफी इसका मजाक हो रहा था कि भाई सेल को कोशिका बोलेंगे, रिवोल्यूशन को कुछ और बोलेंगे, पुनरुत्थान बोलेंगे, तो कैसा चीज चलेगा। तो इसका बहुत लोग विरोध भी किए थे, राहुल गांधी भी बोले थे कि भाई जो चीज इंग्लिश में है गांधी जी इंग्लिश में ही उसको मत कीजिए। तो इसको कितना सहमत है सर कि मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है हिंदी में कराई जाए, जैसे कि रूस में होता है, चाइना में होता है, दूसरे देशों में होता है, इस तरह से। आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है, सोचने की बात है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ आपको कि मेरी अपनी सारी आरंभिक पढ़ाई और शायद बाद की अंग्रेजी में हुई है, ठीक है। हम जब स्कूल छोड़ के इंटर करने गए थे तो यूपी में उस जमाने अब भी होता है इंटर, तो यूपी पर भी होता है, इंटर करने गए तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में इंटर करने गए हम, और इंटर साइंस, हम साइंस वाले हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री गणित वाले, तो हम साइंस करने गए तो जीआईसी में हिंदी में होता था, ठीक है, हिंदी पढ़ाई जाती फिजिक्स। हम आए सीए कैम्ब्रिज करके, हम लोग चौंके कि भैया ये कैसे होगा। वो इतनी सी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जो जबान इस्तेमाल होती थी वो उसमें सारी क्रियाएं हिंदी की होती थी, बाकी जो टर्म्स हैं वो है। अब आज भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, है ना। और इसमें, और स्पेक्ट्रम को
को कहने में, स्पेक्ट्रम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मेडिकल की पढ़ाई का मतलब हिंदी में पढ़ने का मतलब ये है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल ये कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसको डाइल्यूट मत कीजिए, कि वो पूरी तरह से शिक्षा हो, है नहीं, और वो पूरी तरह से संप्रेषित हो सके, यही जरूर। लेकिन सर जैसे कि हमारे कोशिका है, सेल बोलते हैं, आपकी बात को वो इनमें से जोड़ दूं, ये उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुआ, इसके पहले मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई, और अब कुछ ये दिखलाई पड़ा कि हुआ क्या हो, तो पता चला किसी ने उसमें दाखिला नहीं किया और वो पूरी तरह से असफल हुआ। तो बात वही है जो आलोक राय कह रहे थे कि वो किया क्यों जा रहा है वह समझने की जरूरत। उसकी वजह हिंदी नहीं है, उसकी वजह कुछ और है, और पूरा भाषण उस तरफ इशारा कर रहा था कि आप दरअसल एक समुदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस समुदाय के आधार पर एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भाषा अब उच्चतर शिक्षा की भाषा भी है, हम वहां उसको वो पदवी दे रहे हैं, और वो एक तरह की धोखाधड़ी है और पूरा समाज उस धोखाधड़ी में शामिल है। उसको पता है कि ये नहीं है, लेकिन वो मान लेना चाहता है कि ये है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में जहाँ शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में, उसका अध्ययन आ गया है कि उसमें दाखिला ही नहीं लिया लोगों ने, तो ऐलान हो गया। उसके बाद फिर अभी ऐलान किया भारत के गृह मंत्री ने कि हम ये करेंगे। सारे लोगों को पता है कि वह होगा नहीं, लेकिन ऐलान से फिर एक आंदोलनात्मकता पैदा होती है जिसकी बात ये कर रहे थे, और समुदाय का निर्माण लगातार बढ़ता चला जाता है। तो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने के आग्रह के पीछे का आग्रह भी समझना हुआ, क्रियाएं रह गई और है, होंगे, वो सब है। तो लेकिन बाकी तो वो कोशिका कंडिका ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक राय जी, आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आज अंदेशा लगातार बना हुआ था कि पता नहीं फिर कब बारिश हो जाए, और पटना की जो हालत है उसमें लोग घबरा के बाहर जाना स्थगित कर रहे, लेकिन आपने काफी नहीं दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली में तो 15 मिनट में पूरी दिल्ली तहस नहस हो जाए। तो मैं सिर्फ पटना को नहीं, लेकिन बहरहाल दिल्ली से पटना खारिज नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अत्यंत ही साहस का परिचय दिया कि आप बाहर निकले इस अंदेशे के बावजूद और यहाँ आए, हिस्सा लिया। आलोक राय जी को बहुत बहुत शुक्रिया, उनके साथ जफर बख्श साहब का शुक्रिया। और मैं ये बता दूं कि आलोक राय और जफर बख्श इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से। ध्यान रखें आप सब। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत